हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था बाय बुक। बट अब जैसे कि कुछ लोगों को पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ने में नहीं होता है इंटरेस्ट, वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए आते हैं चैप्टर की, तो ये वीडियो उनके लिए है। एक प्रिसाइज वीडियो जिसमें चैप्टर का ओवरव्यू सब कुछ है कि हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस चीज का क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है चैप्टर में इम्पोर्टेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से। ये जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, डिफरेंट तरीके फूड को इनटेक करने के लिए, और हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है फूड को, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिससे एनिमल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। द फर्स्ट इज इंजेशन, the second is digestion, third is absorption, fourth assimilation and fifth is egestion। अब एक एक करके पढ़ते हैं। इंजेशन का क्या मतलब होता है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मतलब कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, उसको हम बोलते हैं इंजेशन का प्रोसेस। एंड द सेकेंड वन इज डाइजेशन। अब हमने फूड को बॉडी के अंदर ले लिया, उसके बाद क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम किस फॉर्म में लेते हैं, या तो रोटी, सब्जी, राइस, इन सब फॉर्म्स में हम फूड को इनटेक करते हैं। अब उनका डाइजेशन ऐसे तो नहीं हो सकता, उनके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको हम लोगों को क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट होता है। सब्सटेंस में डाइजेस्ट होता है। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेशन के बाद अब फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो फूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब ये फूड क्या हो चुका है कि ये फूड ब्लड वेसल्स में मूव कर सकता है, तो फिर ये आ गया अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन हुई। फिर उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है कि फूड के एब्जॉर्ब होने के बाद उस फूड की एनर्जी को, उस फूड के प्रोटीन्स को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि देखो, अब हमारी जो बॉडी है सबसे पहले कहाँ पे एनर्जी, खाना, प्रोटीन, विटामिन कहाँ पे भेजती है, जहाँ पे हमारे को कुछ रिपेयर करना हो बॉडी में। वो कहते हैं ना कि जब चोट लगती है हमें, तो सबसे पहले जो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि उस चोट को ठीक किया जाए। पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन तो बाद में मिलता रहेगा, तो पहले बॉडी को रिपेयर किया जाए। तो कहते हैं ना कि जब चोट लगती है तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी अटेंशन सिर्फ उस चोट को ठीक करने पे होती है। हमारे जो अंदर का सिस्टम होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन वो वाला ये प्रोसेस होता है। अब ये जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है फूड थ्रू टू डिफरेंट ऑर्गन्स। जब तक वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा फूड, तो कैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, और किस फॉर्म में करेगा। पहले अगर प्रोटीन की जरूरत है बॉडी को, तो अपनी फॉर्म में एक प्रोटीन तैयार करेगा, फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा, विटामिन ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसे ही सारी चीजें जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है।
ठीक है, दिस इज एसिमिलेशन। एंड नाउ यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट्स सिर्फ ऐसे लिख के नहीं आना, अगर 5 स्टेप्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको इन अ प्रॉपर मैनर सबकी डेफिनेशन लिख के आनी है जो आपकी बुक में दे रखी है, या फिर मेरी प्लेलिस्ट रिव्यू करिए। प्लेलिस्ट में सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिख के आना। ये चीजें नहीं लिखनी है, ये सिर्फ एक चैप्टर का ओवरव्यू है कि हाँ भाई अब चैप्टर पढ़ा दिया गया है तो आपको रिवाइज करने के लिए भी एक वीडियो चाहिए, तो बस फॉर रिवीजन ये वीडियो है। तो इसमें मैं पूरे स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखूंगी, बस आपको समझाना है। तो एक बार गो थ्रू योर एनसीईआरटी और माय वीडियोस, पहले की प्लेलिस्ट रिव्यू करो, उसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और हर एक चीज की प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर मेथड सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर पेपर में आए तो ऐसे मत लिख के आना, प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को जो आपकी एनसीईआरटी में और इन माय नोट्स गिवन है। ओके, नाउ लास्ट इज इजेशन। इजेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बॉडी में से वेस्ट का रिमूव होना। अब वेस्ट क्या चीज होती है हमारी बॉडी में? जो अनडाइजेस्टेड रह जाती है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, उसको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। किस फॉर्म में? सेमी सॉलिड फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी रिमूव कर देती है सारे अनडाइजेस्टेड फूड को, जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं होती। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस। So now students, let's move to the another topic, that is digestion in humans. So अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख ली, 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए। अब हम आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी में। उसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और एक चीज होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या चीज होती है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनता है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब क्या आता है फिर? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल तो कॉन्स्टिट्यूट करता ही है, बट प्लस कुछ ग्लैंड्स भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स प्लस एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ये सब कुछ मिला के पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ओके, नाउ अब डाइजेशन इन ह्यूमंस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ और बकल कैविटी भी बोलते हैं उसे, और ओरल कैविटी भी बोलते हैं, तीनों में से कुछ भी चीज बोल सकते हैं। वहां पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब माउथ में कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं? टीथ होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की जो लोकेशन है वो कहाँ पे हुई? इन माउथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ। टीथ का क्या फंक्शन होता है? खाने को बाइट करना, ठीक है, च्यू करना, ग्राइंड करना, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में उसे कन्वर्ट करना। जो हम बिग सब्सटेंस ऑफ फूड खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना, ये टीथ का काम होता है। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? टू रिलीज सलाइवा। आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज आप खाते हो तो आपके मुंह में सलाइवा तभी रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? टू रिलीज सलाइवा। और टंग का क्या काम क्या है? कि वो जो सलाइवा रिलीज हो रहा है उसको पूरे फूड में रोल अप करना, मतलब कि पूरे फूड को गीला कर देना, ताकि हमारा जो फूड है जब ईसोफेगस के अंदर जाए तो क्या हो, बहुत ही आसानी से वो ईसोफेगस के अंदर चला जाए, ठीक है ना। अब टीथ जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर 4 इन नंबर, कैनाइन्स 2 इन नंबर,
प्रीमोलर 4 इन नंबर एंड मोलर्स 6 इन नंबर। यहाँ पे ये ईच जॉ की बात हो रही है, मतलब कि 2 जॉज होती हैं हमारे पास, अपर लो और जो अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन ईच जॉ प्रेजेंट होते हैं ये नंबर ऑफ टीथ। इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग द फूड, कैनाइन्स का टीयरिंग द फूड एंड प्री मोलर्स और मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग द फूड। ओके, अब फिर एक चीज आती है टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? हम फूड खाते हैं, उसमें कुछ शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इस शुगर को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बट आप लोग अगर अच्छे से ब्रश नहीं करोगे या 1 दिन तक 2 दिन तक, बहुत दिन हो जाएंगे ब्रश नहीं करोगे ठीक से और करोगे ही नहीं, तो क्या होगा कि वो जो शुगरी सब्सटेंस है वो एक एसिड रिलीज करता है, जो एसिड हमारे टीथ को क्या करने लगेगा? हार्म करने लगेगा, जिससे हमको टूथ डीके हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो माउथ है, जो टीथ हैं, वो एसिड एक टाइम तक झेल सकते हैं, उसके बाद वो टीथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, क्योंकि हर एक जगह का एक पीएच होता है, एक पीएच लेवल होता है जो हर जगह का मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि हमारा माउथ हो गया, हमारी बॉडी हो गई, हमारा स्टमक हो गया, हमारा जो एब्डोमेन पार्ट्स होते हैं, पेल्विस पार्ट्स, वो हो गए, ठीक है। तो हर एक जगह का एक मेंटेन पीएच होता है जो हर जगह का मेंटेन रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम पीएच मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो टू बेसिक और टू एसिडिक इट्स हार्मफुल। ओके, सो अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का क्या मतलब हुआ? जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं उनको थ्रू द सलाइवा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होती है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ओके, सो माउथ और बकल कैविटी समझ में आया। अब जो इंजेशन का प्रोसेस है वो हमारी बकल कैविटी में ही होता है। इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, अभी बताया, ठीक है। तो हम अपना वो जो प्रोसेस होता है वो बकल कैविटी में स्टार्ट होता है। अब डाइजेशन शुरू हो गया। ईसोफेगस, ईसोफेगस का क्या रोल होता है कि फूड वहां से पास होता है। कभी कभी हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता, जब ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है या टू स्पाइसी फूड कुछ भी हो जाता है, तो जब हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होता है कि वो ईसोफेगस के थ्रू वापस आता है और फिर वॉमिट होती है। तो दिस इज द रोल ऑफ ईसोफेगस। ओके, नाउ स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। म्यूकस क्या होता है? कवरिंग होती है स्टमक की। किससे प्रोटेक्ट करती है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? वो फूड के अंदर जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो उसे किल करने में हेल्प करता है, एक तो, ठीक है। और उसके बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड के ऊपर वर्क कर सके और फूड को डाइजेस्ट कर सके। बट जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? शुगर को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज करता है डाइजेस्ट। अब ऐसे ही स्टमक क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। किसमें? प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे चेन्स होते हैं जिससे बनके प्रोटीन्स बना होता है। देखो, वैसे स्टमक में डायरेक्टली अमीनो एसिड नहीं बन जाता, यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेप्टाइड्स में, मे बी, हाँ, पेप्टाइड्स में डाइजेस्ट होते हैं और उसके आगे जाके अमीनो एसिड में होते हैं। बट पेप्टाइड्स, ये जो नेम है वो आपके में अभी आया नहीं है, सो ये आपके में 9th या 10th क्लास में आएगा। So forget about it. You just remember amino acid. Proteins to amino acid digest करता है। Now ये समझ में आ गया यहाँ पे एक एक का रोल। क्या ये करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
प्रोटेक्शन किससे? फ्रॉम HCl एसिड। HCl एसिड मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंड किल्स बैक्टीरिया। किसका बैक्टीरिया किल करता है? फूड का बैक्टीरिया किल करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेस्ट प्रोटीन्स फ्रॉम फूड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें प्रोवाइड करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हुआ प्रेजेंट या उसका पीएच थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो हमारा डाइजेशन भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, सो प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड, ओके क्लियर है। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है। उसके बाद आओ कि जो लीवर और पैंक्रियाज अपनी सिक्रीशंस छोड़ते हैं, मतलब अपना जो लिक्विड सिक्रीशन छोड़ते हैं वो किस में आता है? दोनों का स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। नाउ लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, किसमें? गॉल ब्लैडर में सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस है वो किसका डाइजेशन करता है? फैट्स का डाइजेशन करता है बॉडी में। फैट्स का डाइजेशन किसमें करता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। चाहो तो आप अभी ये ग्लिसरॉल मत याद करो, ओनली फैटी एसिड्स लर्न कर लो। इट्स ओके टू लर्न ओनली फैटी एसिड्स, कि जो फैट होता है वो बाइल जूस के थ्रू फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ब्राउन इन कलर होता है, याद रखना। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में लिवर और पैंक्रियाज के बारे में भी जानना है, सब कुछ ना प्रॉपर नोट्स चाहिए आपको, तो गो टू प्लेलिस्ट, रिव्यू प्लेलिस्ट, और उसमें अच्छे से देखो कि कौन सी मतलब कि कौन सी वीडियो किस चीज की है। टाइटल में आपको पता चल जाएगा और वहां पे आप देख सकते हो। यहाँ पे दिस इज अ ओनली ओवरव्यू ऑफ अ चैप्टर, तो यहाँ पे मैं सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज किस चीज में हेल्प करता है? वो पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है। पैंक्रिया क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूसेस को सिक्रीट करता है। किसमें हेल्प करता है? जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली पैंक्रियाज के सिक्रीशन से ही प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक यूनिट टूटती है, फिर उसके बाद जब वो और ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, तो फिर अमीनो एसिड बनता है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है। पैंक्रियाज कौन से कलर का होता है? क्रीम कलर का होता है। ओके, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा कहाँ पे जमा स्टोर हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो stored in large intestine and then process of ejection take place। ejection का प्रोसेस क्या होता है? रिमूवल द वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, सेमी सॉलिड फीसेस। तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज द रिमूवल ऑफ दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनस। किसके थ्रू बाहर निकलता है? एनस के थ्रू बाहर निकलता है। ओके, सो आई होप कि आपको डाइजेशन इन ह्यूमंस क्लियर होगा और कौन कौन सा प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है ये भी क्लियर होगा। यहाँ पे ये जो स्टमक है ये पूरा ही वैसे तो डाइजेशन का प्रोसेस है, बट इंजेशन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन कहाँ होता है? देन लार्ज इंटेस्टाइन से इजेशन होता है। ठीक है, आगे थ्रू द एनस।
ओके, अब हमारे 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो भी कर लेते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स को बोलते क्या है. ग्रास ईटिंग एनिमल्स को बोलते हैं र्यूमिनेंट्स. उन्हें र्यूमिनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो इन र्यूमन होता है. मतलब कि उनके स्टमक के अंदर एक चीज होती है र्यूमन, वहां पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिससे डाइजेशन प्रोसेस उनकी होती है. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? काउ, बफेलो, हॉर्स, रैबिट, डियर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. बेसिकली र्यूमिनेंट्स आर जो डायरेक्टली माउथ से इनटेक करते हैं फूड, जो अपने हैंड्स का यूज नहीं करते. ठीक है, और उनकी जो डाइजेशन होती है वो भी र्यूमन में होती है, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? र्यूमिनेंट्स. ओके, सो एग्जाम्पल काउस, बफेलोस कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. डाइजेशन इन र्यूमन. ठीक है, फर्स्ट इन र्यूमन, पहले जब वो फूड को च्यू करते हैं, जब उनके र्यूमन में जाता है वो फूड, क्या होता है कि वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है. उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं कड. वो जो कड होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो दोबारा से उनके मुंह में आता है इन स्मॉल लम्प्स, एंड जो वो एनिमल होता है वो उसको च्यू करता है और ज्यादा, और उसके बाद दोबारा से वो र्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है डाइजेशन के लिए. इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन. ओके, ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रास में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता. तो क्या होता है कि उसके लिए कुछ सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके र्यूमन में, जो स्पेशली सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ही प्रेजेंट होते हैं. अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो सेल्यूलोज नहीं हो सकता डाइजेस्ट. हम भी अगर ग्रास को ईट कर ले डायरेक्टली, जैसे एनिमल्स करते हैं विदाउट कुकिंग और समथिंग, अगर हम भी ईट कर ले तो हम बिल्कुल भी उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट ईट ग्रास डायरेक्टली जिसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके. ओके, देखो, नाउ दिस कर्ड अगेन गोज टू द माउथ इन स्मॉल लम्प फॉर च्यूइंग कॉल्ड र्यूमिनेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन. ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन हेल्प टू डाइजेस्ट इट. इट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नाउ कुछ र्यूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि रैबिट, हॉर्स, उनके पास र्यूमन नहीं होता. उनका जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? सीकम में होता है उनका डाइजेशन. सीकम क्या होता है? अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम. वहां पे उनका डाइजेशन होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सीकम की लोकेशन होती है, और उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ताकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके. ओके, दिस इज ऑल अबाउट र्यूमिनेंट्स, मतलब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग प्लांट्स. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. फीडिंग और डाइजेशन मतलब कि अमीबा जो है वो फूड पे फीड कैसे करता है और फिर उसको डाइजेस्ट कैसे करता है, अब उसके बारे में बात करेंगे. पर पहले अमीबा होता क्या है? अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, जहाँ पे उसके पास कुछ है नहीं इंजेस्ट करने के लिए. यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है, तो मतलब कि हमारी तरह मल्टी सेल्युलर नहीं है, और उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी नहीं है खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए. तो वो क्या करता है, उसके पास सूडोपोडियम प्रेजेंट है, और जिसे हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं. ये जो सूडोपोडिया और फॉल्स फीट है वो किस चीज में हेल्प करता है? इन टेकिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है.
ठीक है, ये देखो एक फूड पार्टिकल है, यहाँ पे इंजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये अंदर एंटर कर रहा है, देन फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन हो रहा है फूड का। नाउ उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जो वेस्ट है एकदम, वो फिर फूड वैक्यूल से बाहर निकलेगा। देन उसके बाद थ्रू सूडोपोडिया ही इंजेशन हो जाएगी उसकी, मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। दिस इज ऑल अबाउट अमीबा। इसमें इतना कुछ नहीं है अमीबा में, बट यस ये जो सारे स्टेप्स विद डायग्राम, जो सारे स्टेप्स बोले हैं वो लिख के आने हैं। ओके, जैसे कि सूडोपोडियम से वो अपना फूड इनटेक करता है, इंजेशन का प्रोसेस होता है, देन फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। देखो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होने के बाद ही वो जो फूड है, जो उसको मिला है न्यूट्रिएंट्स, वो उससे क्या करेगा, ग्रो करेगा और बिल्डअप करेगा खुद को, और क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन इन व्हाट वे, रिप्रोडक्शन। दिस इज द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। रिप्रोडक्शन का क्या मेथड होता है अमीबा में, बाइनरी फिजन मेथड होता है। ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है खुद को, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि इंटरकोर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता, बस इट मल्टीप्लाइज, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है खुद को इन 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेनली मल्टीप्लिकेशन। ये किसके बाद होता है, जब वो फूड को इनटेक करेगा, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का प्रोसेशन होगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद ये सब कुछ वो खुद पे वर्क करना स्टार्ट करता है। देखो इसमें इतना कुछ नहीं है, पहले फूड का इनटेक होगा, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। जब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो जाएगा तो ये तो हमारी बॉडी में भी है, आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है फूड का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होने के बाद, कि जो बॉडी के वीक पॉइंट्स हैं उस पे हमारा फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हमें उस फूड से मिले हैं, वो वर्क करते हैं। क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि पहले उस बीमारी को खत्म किया जाए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके, और फिर उसके बाद बाकी बॉडी की ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। तो टू बिल्ड, टू रीग्रो एंड टू मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कि बस यही है इस चैप्टर में समझने वाला। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि डाइजेशन इन ह्यूमन में हमने सीखा कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है, किस चीज का क्या रोल होता है। हर चीज का आपको रोल पता होना चाहिए, हर एक चीज का आपको रोल पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का रोल 1 या 2 मार्क कर। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली कुछ मैसेज आया था किसी और के फोन पे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक कि किसका रोल क्या है, आपको याद होना चाहिए। 1 और 2 मार्कर में रोल्स पूछ सकता है, जैसे कि म्यूकस का क्या रोल है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है, फिर जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैंक्रियाज कौन सा जूस सिक्रीट करता है और उसका काम क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हैं, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछे भी, मतलब बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो र्यूमिनेंट्स वाला प्रोसेस है, ये तो पूरा प्रोसीजर ही लिखने को आएगा। बाय चांस ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रास में कौन सा मटेरियल कंटेन, ग्रास जो होती है वो कौन सा मटेरियल कंटेन करती है। बस, तो ये चैप्टर को जरा इसके नोट्स अच्छे से बना के अच्छे से याद करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग अगर फेस करते हो कि आपको अगर ये भी पूछना है ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करा करो यार, बोला करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में कुछ आ भी रहा है या नहीं। थोड़ा सा कुछ तो कमेंट किया करो वीडियो देख के। ठीक है, सो स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर सकते हो।